हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है घटना चक्र में और ये है लेक्चर नंबर 21 सामान्य भूगोल का जो हम आपकी यूपीएससी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इसको कंप्लीट हम करवाएंगे पूरा। और ये हमारा दूसरा चैनल है लव लाइव विद जॉय, और ये तो है ही। तो इन दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। और चलिए स्टार्ट करते हैं, और घटना चक्र हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाए। और एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, उसको भी आप कर लीजिए, क्योंकि सारा हम जल्दी से इस महीने के अंदर कंप्लीट आपका करवा देंगे। बहुत तेज़ी से लेक्चर खींच रहे हैं ताकि जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपका रिवीजन फास्ट हो जाए। और टाइम बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके दें, तब स्टार्ट करें हम, ओके? तो आज का चैप्टर है नौ नौ वायु परिवहन, तो इसको करेंगे हम। तो भारत में समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह, पोत परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणालियां शामिल हैं। भारत के एक लंबे समुद्र तट वाला देश है, और इसके पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटों पर लगभग 12 बड़े एवं लगभग 205 छोटे बंदरगाह हैं। समुद्री परिवहन के माध्यम से ही मात्रा के अनुसार लगभग 95% का मूल्य अनुसार 50% मतलब 86% 68% व्यापार यहाँ से किया जाता है। तो ठीक है, 12 प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो वह हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता में, पारादीप विशाखापत्तनम में, चेन्नई है, और पारादीप है उड़ीसा में, और विशाखापत्तनम में चेन्नई है, वियोर चिदम्बरम तूतीकोरिन में है, कोचीन है, न्यू मंगलोर है, मुर्मुगांव है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, और कामराजार एवं कांडला दीनदयाल पोर्ट है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5 फरवरी 2020 को लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है, जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में 2 बंदरगाह विहीन देशों नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता बंदरगाह के 2 डाक सिस्टम है, हुगली नदी और कोलकाता डाक सिस्टम। हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर महानदी के संगम के 1962 में पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया। और कोलकाता इस बंदरगाह का विकास कोलकाता विशाखापत्तनम के भार को कम करने के लिए किया गया था। यहाँ से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत में 1974 में न्यू मंगलोर बंदरगाह को 9वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया। औपचारिक रूप से 1975 में इसका उद्घाटन मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। यह सभी मौसमों में कार्यरत एक कृत्रिम पत्तन है। यह मंगलुरु में पनम्बूर में एक लेगून पर अवस्थित है। कोचीन का आधुनिक बंदरगाह सर रॉबर्ट क्रिस्टो के अथक प्रयासों के उपरांत 1920 से 41 की अवधि के दौरान विकसित किया गया था। कोचीन पंत विलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। वर्ष 1930-31 में इस बंदरगाह को औपचारिक रूप से 30 फीट ड्राफ्ट वाले जहाज के लिए खोला गया था। केरल राज्य में स्थित इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं यह है कि इसमें प्राकृतिक गैस टर्मिनल पाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का उद्घाटन कमीशन 1989 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनरों के रखरखाव वाले बंदरगाह के रूप में पहचान बनाई गई। यह एक बारहमासी ज्वारीय पत्तन है। तो आखिर अगला देखेंगे, एलिफेंटा द्वीप के निकट मुंबई बंदरगाह है। और उसके बाद ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह के बारे में दिए हैं, चाहे आप इसको स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम आएंगे इस चार्ट पे। ठीक है, तो जो अहमदाबाद है वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का नाम है। अमृतसर जो है तिरुचिरापल्ली का है। भुवनेश्वर तिरुपति का है। और कालीकट वाराणसी का है। सॉरी सॉरी, ये मैं क्या बता रही हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं जो इतने सारे हैं, और कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मंगलोर, मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम। अभी बढ़ चुके हैं, तो डाटा चेंज हो चुका है, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगी ज्यादा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके थ्रू कर लेंगे हम बाद में। ये सब डाटा पे आप ज्यादा मत दिक्कत करिएगा, मतलब टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। जो भी नए करंट अपडेट होंगे वो एग्जाम से पहले। निम्न से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो वह है मालाबार का तट। और निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वारभाटा अत्यंत सहायक होती है। जो उच्च ज्वारभाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने योग्य बनाता है। और ज्वारभाटा बंदरगाह को साधन रोकता है। और कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो वह है कोच्चि में। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है वह है कोच्चि में, कोचीन में। तो ये देखिए, 1 2 3 4 अंकित स्थानों में से एक ज्वारी पत्तन निर्देशित है, कौन सा है? तो
इसमें जो कोलकाता है, कोलकाता का यहाँ पे है, और उसके बाद कोलकाता का फिर पारादीप ये है, फिर कोचीन का ये है, फिर कांडला गुजरात का ये है। कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है कच्छ की खाड़ी में। इसके निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। ये गलत है, क्योंकि वो गहरा सबसे गहरा पत्तन है विशाखापत्तनम का। कृत्रिम जो है चेन्नई जो कृत्रिम पत्तन है, जो भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत में पूर्वी तट से नहीं है? तो कांडला नहीं है। बाकी तूतीकोरिन, पारादीप, चेन्नई ये कहाँ पर है? पूर्वी तट से। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता, विशाखापत्तनम का। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो पारादीप अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, तो अभी इसके पहले बताया गया पारादीप। तो ठीक है, सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप है। उल्लेखनीय किसी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है। क्या है? मरमुगांव पत्तन स्थित है कहाँ पर? गोवा में। कौन सा कथन सही है? तो कांडला गुजरात में है, ये सही है। हल्दिया उड़ीसा में, ये गलत है, पश्चिम बंगाल में। पारादीप पश्चिम बंगाल में, ये उड़ीसा में है। और मुर्मुगांव कहाँ पर है? ये गोवा में, कर्नाटक में नहीं है। और यहाँ पर मिलान करना है भारत के सॉरी, देखना है कौन सा सही है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार मतलब इम्पोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो वह कांडला। दिए गए मानचित्र में एबीसी से चिन्हांकित विभिन्न बंदरगाहों को उनसे संबंधित नामों से सुमेलित करना है तथा बंदरगाहों की सूची नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। तो कौन सा होगा? वो होगा जो ये है आपका, ये कौन सा है? ये है माहे। और यहाँ पर देख सकते हैं माहे है, ये ए वाला माहे है, और बी वाला कराइकल है। कराइकल है, और माहे कराइकल है। फिर है तीसरा सी वाला है आपका पुडुचेरी। और यनम जो है ये चौथा है, डी वाला। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई आपको बताया गया था नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो कोचीन और जो विशाखापत्तनम वाला बंदरगाह है कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। बाकी चेन्नई, तूतीकोरिन एक आर्टिफिशियल है। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया गया, इसके नाम बताने हैं, तो कौन सा होगा? तो तूतीकोरिन है, ये तूतीकोरिन है, फिर है चेन्नई का, फिर मछलीपट्टनम का है, फिर विशाखापत्तनम का है, फिर मछलीपट्टनम का है। नहीं नहीं, फिर मछलीपट्टनम ये है, फिर विशाखापत्तनम का है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर एबीसी दिया गया है, इसमें बंदरगाह के नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। ये आपका दिया ही नहीं है, चित्र ही नहीं है, क्या बताऊं मैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो वह है काकीनाडा। और यहाँ पर दिया गया 1 2 3 4, इसका नाम बताना है। निम्नलिखित मानचित्र में दिखाया गया बंदरगाह में कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है? तो वो है ये वाला, पारादीप। पारादीप कोलकाता बंदरगाह को दिखाया गया है। इसमें चिन्हित कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। हाँ, ये हुगली कोलकाता वाला है। पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है वो कौन सा है? कांडला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कन्याकुमारी में। श्वेत समुद्रम परियोजना नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो वह है 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, क्या है वो? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह है? तो वह है दाहेज। और ये मिलान करना है कांडला। कांडला जो है गुजरात में है, और न्हावा सेवा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और पारादीप कहाँ है? पारादीप उड़ीसा में है। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये है ओलेप्पी। ओलेप्पी केरल में है। और एन्नौर एन्नौर तमिलनाडु में है। और पारादीप कहाँ है? पारादीप उड़ीसा में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा, कौन सा होगा? तो वो होगा, सर्वाधिक लाभान्वित होगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई। और भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। और गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक का। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय
जल मार्ग घोषित किया गया है, तो वो किया गया प्रयागराज से हल्दिया तक का। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर है, तो वह है गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है, तो वो जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो वह है इलाहाबाद से हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है केरल तटीय नहर जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है कहाँ पर, तो वह है पटना में। भारत का कोयले का संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है कहाँ पे, चेन्नई के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो वह कांडला में। और निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात बंदरगाह कस्बा नहीं है, वो जामनगर का सही है। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है, तो बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है, हल्दिया चेन्नई मुंबई विशाखापत्तनम, तो वो चेन्नई। और निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशेष उदाहरण है, तो वह है हल्दिया। अ, ये मिलान करना है, मिलान करने वाला देखेंगे हम। गार्डन रिच कहाँ पे है, तो वह पश्चिम बंगाल में है। और जो है ये दूसरा हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो आंध्र प्रदेश में है। मझगांव डॉक्स कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में है। कोचीन शिपयार्ड केरल में है। इस तरह से A4, तो A4 कहाँ होगा, एक मिनट, केरल A4 नहीं है हाँ सही है, सही है, ए बी ऑप्शन सही है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे, रांची में। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है कोचीन विमानपत्तनम। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वह है अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो कारिकल। भारत के सबसे बड़ा जहाज तोड़ने तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो वह है अलंग में। ठीक है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मुंबई के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन निर्माण किया गया, तो वो नावा सेवा, ये पत्तन है जो ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो वह है महाराष्ट्र में। और हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया, तो राजस्थान ने। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है, तो बेंगलुरु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मार्मुगुआ गोवा में है, ये जो सही है। पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में, मुद्रा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। और मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, तो वो पन्ना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है, तो वह कुशीनगर हवाई अड्डे को। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, तो वह प्रारंभ हुआ 1911 को। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल करेंगे हम। भारत सदियों से विदेशी यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया वह अतुल्य है भारत है। अतुल्य भारत की आत्मा विविधता में एकता अंतर्निहित है। तो ये सब पर्यटन के लिए चलाया गया ये सब कुछ है। पारसी फायर टेम्पल, उड़वाला, वैष्णो देवी, लद्दाख, मुनलैंड, गुलमर्ग, सिउल, थोड़ी श्रीनगर का, और एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाने जाने वाला कर्नाटक, और मैसूरी रिंग, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर महल, रंगोर, और श्रवण बेलगोला, और बेलूर, हेलोविड, हम्पी टेम्पल, ये सब आप क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। यहाँ पर भारत के प्रमुख नगरों को है और नगर के उपनाम है। तो ईश्वर का निवास किसे प्रयागराज को कहा जाए, स्वर्ण मंदिर का सर अमृतसर, मंदिरों का घाट वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरै, कर्नाटक का रत्न मैसूरी, और गुलाबी शहर जयपुर, और पूर्व का पेरिस जयपुर, और भारत का पेरिस जयपुर, और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है, दक्षिण का कश्मीर केरल है, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, और राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी है, भारत का हॉलीवुड मुंबई है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है, और 7 टापुओं का नगर भी मुंबई है।
इस्पात नगरी जमशेदपुर है, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है, भारत का दिल्ली है। दक्षिण की गंगा कावेरी है, फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और भारत का बगीचा बेंगलुरु, महलों का शहर कोलकाता और भारत का मसालों का बगीचा केरल है। छोटा नागपुर की रानी कौन है? नेतरहाट झारखंड है। पर्वतों की रानी मसूरी है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियां हैं। और बंगाल का शोक दामोदर नदी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप है और डायमंड हार्बर कोलकाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद है। झीलों का नगर श्रीनगर है। नवाबों का नगर लखनऊ है। और उत्तर भारत का अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। बिहार का शोक कोसी है। ठीक है, यहाँ पर है उत्तराखंड में तीर्थ यात्री को पर्यटकों का केंद्र है। गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ हरिद्वार ऋषिकेश हेमकुंड साहिब, ये सारी चीज हैं जो हम क्वेश्चन में कर लेंगे। तो भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर है रांची झारखंड में और रानीखेत उत्तराखंड में, लैंसडाउन उत्तराखंड में, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, कसौली हिमाचल प्रदेश में, कुन्नूर तमिलनाडु में, गंगटोक सिक्किम में, मनाली हिमाचल प्रदेश में, गुलबर्ग ये जम्मू कश्मीर में, ऊटी तमिलनाडु में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, कोडाईकनाल तमिलनाडु में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, भुवाली उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, शिलांग जो है मेघालय में, नदी हिल्स जो है कर्नाटक में, यारकाट तमिलनाडु में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, कलिम्पोंग कहाँ पे पश्चिम बंगाल में, पंचगनी महाराष्ट्र में है, मुन्नार केरल में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, केमानगुडी कर्नाटक में, मंडी हिमाचल प्रदेश में और लोनावाला महाराष्ट्र में और खंडाला महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन करेंगे। ने- चक्राता पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जो चक्राता है उत्तराखंड में, हम्पला है असम में और कलिप पोंग कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह से मिलान हो जाएगा आपका सी। यहाँ देख रहे खट्टर पटर मचा है, सॉरी फॉर दैट। तो हिम जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है गुलबर्ग में। और हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? यह कसौली में है। और गुजरात कहाँ पे है? गुजरात जो है पॉइंट कैलीमार में है और तमिलनाडु उडवाड़ा में है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये मिलान करना है हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में ऊटी है। ओ सॉरी, हिमाचल प्रदेश में ऊटी थोड़ी ना, तो तमिलनाडु में। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में किलांग है। और उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में आपका औली है। और कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में चिकमंगलुरु है। तमिलनाडु में ऊटी है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लापुरम सूर्य मंदिर कोणार्क। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में कौन कौन सम्मिलित है? तो चारों के चारों सम्मिलित हैं। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसी गुलाबी नगर कहा जाता है? उसे जयपुर को। और निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगर, उज्जैन कालका नगर, कोलकाता आनंद का नगर और जैसलमेर झीलों का नगर। तो झीलों का नगर उदयपुर है, ना कि जैसलमेर है। तो ऑप्शन डी गलत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित में पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में है। तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर स्थित है कहाँ पर? बिलिगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया था वह अतुल्य भारत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो वह है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? तो वह चरखारी। और ये श्रीशैलम, श्रीशैलम क्या है? श्रीशैलम नालामल्ला पहाड़ी में है, ये सही है। और ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ी में, पुष्कर महादेव पहाड़ी में, ये सब गलत है। तो ये है। आगे है मिलान करना है बन्नी चारागाह। तो बंदी चारागाह यहाँ पे है। और ये खजीगर चारा यहाँ पे है। और जम्मू कश्मीर में पहलगाम है। तो बन्नी चारा गुजरात में, बघियाल चारागाह उत्तराखंड में, खजियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर बन्नी चारागाह यहाँ पे है। यूपीएससी मेन से पूछा गया क्वेश्चन है। बघियाल चारागाह उत्तराखंड में, खजियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो वह है चंद्रहासिनी देवी। अब विविध कर लेते हैं। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा
तथा टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए। भारत मतलब इसके बाद में 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। भारतीय डाक विभाग द्रुत डाक सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई। बायोगैस संयंत्र जो है इस शक्ति तथा खाद जो होता है दोनों प्रदान करता है। ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम कचरे एवं सीवेज आदि को उत्पादित होता है। और ये देख लेंगे हम और क्वेश्चन के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र एक खाद भी दे सकता है आपको और एनर्जी भी दे सकता है। कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो किया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सही है? अच्छा, सही नहीं है, नाइट्रोजनी का थोड़ी ना है। नाइट्रोजन उर्वरक का भारत तीसरा बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो भारत है। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थोम्बा केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में। तो ये गलत है, ये है महाराष्ट्र में। अगला है, मुंबई के आसपास के कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए। विशिष्टता और नगरों की सूचियों को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कोट का प्रयोग कीजिए। अलीबाग कहाँ पे है? अवकाश सदन में, सदन के रूप में प्रसिद्ध है। और बालापुर, बालापुर शहर रसायन के लिए। और हावसा सेवा ये प्रसिद्ध है किसके लिए? नासा सेवा जो मशीनीकृत बंदरगाह के लिए है। और रत्नागिरी मत्स्यायन केंद्र के लिए है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये भारत में एक स्थान है, यहाँ यहाँ जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है, फिर तट पर वापस आता है। और जब वो जल पीछे हटा होता है तब वह वास्तव में समुद्र तट पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी गई? तो वह चांदीपुर में। थांबा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। द हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट निम्न में से स्थानों में से जहाँ स्थित हुआ है वो है दार्जिलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? रायपुर में है, गलत है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। तो इसमें 2 गलत है। और कोई केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्कॉटलैंड में है। ये सुमेलित करना है। रामेश्वरम, रामेश्वरम जो है कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ पे? द्वारिका गुजरात में। सारनाथ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। महाकाल का मंदिर मध्य प्रदेश। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। शाहबाग स्टेडियम कहाँ पे है? तो शाहबाग स्टेडियम भोपाल में है। और ब्रेबर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ब्रेबर्न स्टेडियम है आपका मुंबई में है। और ग्रीन पार्क कहाँ पे है? ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। और ईडन गार्डन कोलकाता में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। और उसमें भूमिगत रेलवे और आम ताले चावल कहाँ पे है? तो भूमिगत रेलवे है ये आपका कलकत्ता में है। आम का है, आम जो है वो है हो जाएगा रत्नागिरी में। और ताले जो होता है वो कहाँ पे है? तो ताले ताले हो जाएगा अलीगढ़ में। और फेमस है चावल देहरादून के। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायमंड हार्बर तक साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पर? कैलिफोर्निया फ्लोरिडा कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? तो यह है वृक्षारोपण से रिलेटेड। और कोल्हान ये मिलान करना है, ये क्षेत्र है मुख्य संसाधन है। तो कोल्हान जो है खनिज संसाधन है। और कच्छ जो है जल संसाधन है। मालाबार तट जो है जल संसाधन है। और मध्य गंगा मैदान है मृदा संसाधन। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऑप्शन बी केवल सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं है? जो सही नहीं है पूछा है तो ये सही नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो वह है मुरादाबाद बादिका। साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं है। चंदेरी बनारसी और कंजीवरम ये सब साड़ी के लिए, मुरादाबादी नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से रिलेटेड सही है। एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से भी सही है। डॉक्टर डी एस कोठारी भौतिकी से है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र से नहीं है, ये भी गलत है, बल्कि ये कृषि विज्ञान से है। जंगल महत्व कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर नाम किसके लिए? अप्सरा है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो वह हुआ था इसमें 1850 में। उष्ण उष्ण स्रोत और भारत के राज्य, ये क्या है? तो इसमें देख सकते हैं मिलान कौन सा सही नहीं है, तो लसुंदरा ये गलत है। बाकी यार अवलोली महाराष्ट्र में, मणिकर हिमाचल प्रदेश में, सोना हरियाणा में है। तो ये होगा लसुंदरा जो गर्म जल स्रोत गुजरात में है। चप चपचार कुट त्योहार मिजोरम का है। खोंगचांग पारबा ये जो है ये मणिपुर का है। तांगटा नृत्य जो है तांगटा नृत्य यहाँ का नहीं है, गलत है। ये कहाँ पर है? ये मणिपुर का है। इस तरह से ये गलत होगा, बाकी 1 2 सही है। ये भी मिलान करना है। शिल्प है किस राज्य की परंपरा है? तो पुथुकुल्ली साल कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये सही है। सुजनी कढ़ाई ये महाराष्ट्र का नहीं, उत्तर प्रदेश का है। उठप्पा बिहार का है सर। और ये जो दुपट्टा क्या उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक का, तो ये गलत है, बस एक ही सही है। सुजनी कढ़ाई खास रूप है जो बंगाल की कढ़ाई से मिलती जुलती सुजनी में मनचाहे डिजाइन का बेस तैयार किया जाता है। इस कढ़ाई सिलाई की खूबसूरत बनाते हैं। उपड्डा जो है जामदानी साड़ी एक रेशम साड़ी है जिसकी बुनाई आंध्र प्रदेश में गोदावरी के जिले में उपड्डा में की जाती है। हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी के बारे में के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि ये पाया गया था कहाँ पे? ये वस्त्र तंतु का सदारती स्रोत है। ठीक है। अब विश्व भूगोल करेंगे, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम करेंगे। चलिए ये भी कर लेते हैं। तो ठीक है, ब्रह्मांड समानता अवधारणा, तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द बफेन बफन द्वारा 1749 में किया गया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1754 से 55 में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था। और 1796 में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया था। यह नीहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर इसको दो तरह में बांटा गया है, एक तारक और अद्वैतवादी। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट दैतारिक या द्वैतवादी संकल्पना जो है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी हाइपोथेसिस में विभाजित किया गया। द्वैतवाद संकल्पना के अंतर्गत कांत की वायव्य राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास अधिक प्रसिद्ध हुई है। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं सर हैरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, एच एन रसेल का द्वैतारिक सिद्धांत आदि प्रमुख है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो है विस्तारवादी या महाविस्फोटक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 में किया था। रॉबर्ट बेगरे ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। और इसके बाद क्या है? तो गैलीलियो वगैरह ने बहुत सारे यहाँ पर सारी दिया था। हमारा सौरमंडल स्थित है मंदाकिनी आकाशगंगा एवं दूध मेखला कहलाती है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से लेकर 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक प्रकार आकार प्रकार में दृश्य होती है। अंडाकार, सर्पिलाकार, स्पाइरल और इरेगुलर मतलब अनियमित आकारिक और एंड्रोमेडा आदि आकाशगंगा से सबसे निकट आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। मेसियर जो है 31 मेसियर जो 31 भी कहा जाता है किसको? इसको आकाशगंगा को। और 2005 में स्पीचर स्पेस टेलीस्कोप में आकाशगंगा आकार के बारे में धारणाओं का विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य मिले थे। ये बहुत सारा डेटा है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। मैं पढ़ने बैठूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित किससे है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता है किसकी? ब्रह्मांड की। आकाशगंगा वर्गीकृत की जाती है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिकल्पना करने में सूर्य का समय कितना लगता है? 25 करोड़ लगता है। 25 करोड़ वर्ष। और तारे का रंग सूचक क्या होता है? तो उसके ताप के अनुसार होता है। जैसे अगर 50,000 से लेकर 28,000 केल्विन तक है तो हो जाएगा नीला। उसके बाद 28,000 से 10,000 तक हो जाएगा नीला श्वेत। और श्वेत में 10,000 से
7500 और श्वेत पीत में इतना हो जाएगा, सब देख लीजिए। वह सीमा जिसके अंदर तारे आंतरिक मृत से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। श्याम विवर होता है सिमट गया तारा। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो कृष्ण विवर, जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? वो एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। किस छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वो प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है? तो एक आधार कारण दोनों सही है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार 2001, 2003 में। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देती। इस गुण का कारण क्या है? तो बहुत उच्च घनत्व होता है। सुपरनोवा क्या होता है? तो एक मृतप्राय तारा होता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो कृष्ण मास्टर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिस्टल तारा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। ब्रिस्टल तारा जो है संबंध एनीमेलिया जगत इकाइनोडर्मेटा तथा ये कोई ये जंतु है, जीव है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। तो हब्बल आंतरिक टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? तो बीटलगेउस है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? तो आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते हैं, ये दोनों चीज दिखाई पड़ेगी। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो दूरी की इकाई है। और तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो वह प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। तो एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले जाना। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली संबंधित नहीं है? तो वह है बाइट। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो आते हैं ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध करने के लिए। यहाँ पे दिए गए हैं सबका सब। अब सौर मंडल है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।